कहानी की शुरुआत होती है ली यून नाम की एक लड़की से, जो धीरे धीरे एक अंधेरे कमरे में होश में आती है। उससे थोड़ी दूर एक चमकता हुआ फोन रखा है जिसकी स्क्रीन पर लिखा होता है नाइट हैज कम। उसी फोन के ठीक पास एक लाश पड़ी होती है। यह देखकर ली यून बुरी तरह डर जाती है और तुरंत कमरे से भाग निकलती है। भागते भागते वह एक स्विमिंग पूल तक पहुंच जाती है। तभी एक लड़की अचानक पानी में कूदती है और धीरे धीरे उसकी तरफ तैरने लगती है। ली यून घबराकर पीछे मुड़ती है और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसके सिर पर वार करता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। अगले ही पल ली यून की आंख खुलती है। तब उसे पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। आज उसके स्कूल की क्लास ट्रिप है। बस में बैठे सभी स्टूडेंट बड़े मजे से माफिया गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन ली यून का पूरा ध्यान सिर्फ जुन ही पर होता है, जिसे वह चुपचाप पसंद करती है। उसकी दोस्त जोंग वॉन उसे कहती है कि वह जाकर जुन ही के पास बैठ जाए ताकि उसे करीब से देख सके। दूसरी तरफ जोंग वॉन अपने फोन में किसी गेम का कोड लिखने में लगी रहती है। कुछ घंटों बाद पूरी क्लास ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाती है। बस से उतरते ही ली यून चारों तरफ देखने लगती है। उसे अजीब सा एहसास होता है जैसे वह पहले भी इस जगह पर आ चुकी हो। अंदर जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स एक क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ली यून अकेली होती है जो सावधानी रखते हुए क्यूआर कोड स्कैन नहीं करती। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर किसी भी फोन में सिग्नल नहीं आता, इसलिए टीचर बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता। वह क्लास प्रेसिडेंट जून ही से कहता है कि जब तक वह बाहर जाकर हालात देखकर आता है तब तक वह सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रखे। लेकिन जैसे ही टीचर वहां से जाता है, पूरे बिल्डिंग की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। अंधेरे के बीच सफेद कपड़े पहने एक इंसान दिखाई देता है। सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। तभी इमरजेंसी लाइट्स जल उठती हैं और सबको पता चलता है कि यह सब यूल का किया हुआ मजाक था। मौका मिलते ही वह एक डरावनी कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है कि इसी जगह एक हाई स्कूल की लड़की ने अपनी जान दे दी थी। फिर वह सबको चेतावनी देता है कि रात के 12 बजे के बाद कभी भी शीशे में मत देखना और पीछे मुड़कर भी मत देखना। लेकिन ली यून उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और जियोंग वॉन के साथ अपने कमरे में चली जाती है। उसी समय सभी स्टूडेंट्स के फोन में अपने आप माफिया गेम इंस्टॉल हो जाता है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह होती है कि गेम बिना किसी के छुए अपने आप शुरू भी हो जाता है। ली यून को सिटीजन का रोल मिलता है। गेम सभी स्टूडेंट्स को 4 रोल में बांट देता है: सिटीजन, डॉक्टर, डिटेक्टिव और माफिया। सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सभी को वोट देकर माफिया ढूंढना होगा। जिस पर सबसे ज्यादा वोट आएंगे उसे मार दिया जाएगा और उसका असली रोल सबके सामने आ जाएगा। इसके बाद माफिया को छोड़कर बाकी सभी सो जाएंगे। फिर सुबह 6 बजे से पहले माफिया अपनी तरफ से एक इंसान को मारेगा। गेम तभी खत्म होगा जब सिटीजन टीम या माफिया टीम में से कोई एक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शुरुआत में सभी को लगता है कि यह भी यूल का कोई नया मजाक है, इसलिए लगभग सभी उसी के खिलाफ वोट कर देते हैं। लेकिन ली यून को जल्दी ही समझ आ जाता है कि मामला बहुत गड़बड़ है। अभी तक ट्रेनिंग सेंटर के स्टाफ ने स्टूडेंट्स की एंट्री भी रजिस्टर नहीं की, फिर भी गेम में पहले से सभी के नाम मौजूद हैं। जियोंग वॉन भी देखती है कि बिना सिग्नल के भी गेम आराम से चल रहा है। दोनों तुरंत जून ही के पास जाती हैं ताकि मिलकर कुछ समझ सकें। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सारे टीचर और स्टाफ अचानक गायब हो चुके हैं। ली यून लैंडलाइन फोन से बाहर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और ली यून से कहती है कि तुरंत स्विमिंग पूल में चलो। जैसे ही ली यून अंदर पहुंचती है, वह एकदम रुक जाती है। वहां का पूरा नजारा बिल्कुल उसके डरावने सपने जैसा होता है। अगले ही पल सारी लाइट्स जल जाती हैं। असल में आज ली यून का बर्थडे होता है और उसके क्लासमेट्स ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी होती है। लेकिन जियोंग वॉन को यह बात अजीब लगती है क्योंकि क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट तो ली यून से कभी ठीक से बात भी नहीं करते। तभी वाइस क्लास प्रेसिडेंट सोमी अचानक ली यून को धक्का देकर सीधे स्विमिंग पूल में गिरा देती है। सोमी भी जुन ही को पसंद करती है और ली यून को उसके करीब देखकर जलती है, इसलिए वह उसे सबक सिखाना चाहती है। ली यून किसी तरह तैरकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि पानी के अंदर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। तभी सही समय पर जुन ही वहां पहुंच जाता है और उसे बाहर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। जब ली यून की आंख खुलती है तो वह स्कूल की इन्फर्मरी में होती है। वह अभी भी डरी हुई है। तभी सोमी और उसके दोस्त रोते हुए उसके पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। लेकिन ली यून इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाती क्योंकि उसके लिए उस रहस्यमयी गेम का सच जानना ज्यादा जरूरी है। अचानक पूरे बिल्डिंग में अनाउंसमेंट होता है कि वोटिंग खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। जैसे ही काउंटडाउन पूरा होता है, सबसे ज्यादा वोट यूल को मिलते हैं और घोषणा होती है कि उसे तुरंत एग्जीक्यूट किया जाएगा। पहले तो कोई इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अगले ही पल यूल दर्द से तड़पने लगता है। उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं। वह अपना सिर जोर जोर से जमीन पर मारता है
और फिर दौड़कर खिड़की से छलांग लगा देता है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होता है कि यूल असल में एक सिटीजन था। इसके तुरंत बाद हल्का म्यूजिक बजने लगता है और वहां मौजूद सभी स्टूडेंट अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तब सुबह के 6 बजे चुके होते हैं। ली यून दौड़कर खिड़की के पास जाती है और देखती है कि यूल सच में मर चुका है। तभी एक और अनाउंसमेंट होता है कि रात के दौरान चोई जो माफिया था उसे भी मार दिया गया है। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट बुरी तरह घबरा जाते हैं। कुछ लड़कों को लगता है कि इस गेम के पीछे कोई ब्रॉडकास्ट रूम में बैठा होगा। वे दौड़कर वहां पहुंचते हैं लेकिन पूरा कमरा खाली मिलता है। दूसरी तरफ ली यून और उसके दोस्त वॉशरूम में चोई की लाश देखते हैं। डरते हुए भी ली यून उसकी जांच करती है। वह देखती है कि खून अभी पूरी तरह सूखा नहीं है, यानी उसकी मौत कुछ ही देर पहले हुई है। ये सब देखकर जुन ही फैसला करता है कि सभी को तुरंत इस खतरनाक जगह से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन तभी फिर से अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि गेम सिर्फ तय किए गए एरिया के अंदर ही खेला जाएगा। जुन ही जमीन पर बनी एक सफेद लाइन देखता है और सबको सख्ती से कहता है कि कोई भी इसे पार नहीं करेगा। लेकिन 2 लड़के उसकी बात नहीं मानते और लाइन के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वे रूल तोड़ते हैं उनकी आंखें सफेद हो जाती हैं और दोनों अपने सिर एक दूसरे से इतनी जोर से टकराते हैं कि वहीं मर जाते हैं। आखिर में अनाउंसमेंट होता है कि वे दोनों भी सिटीजन थे। ये खौफनाक नजारा देखने के बाद बचे हुए सभी स्टूडेंट डर कर वापस होटल के अंदर लौट आते हैं। अब वहां मौजूद सभी स्टूडेंट पूरी तरह बेबस हो चुके होते हैं। उन्हें बस अपने होम रूम टीचर का इंतजार रहता है जो अभी तक वापस नहीं आया। ली यून, जियोंग वॉन और कुछ दूसरे स्टूडेंट छत पर जाते हैं ताकि शायद वहां फोन का सिग्नल मिल जाए। तभी ली यून की नजर पूरे इलाके को घेरने वाली एक लंबी सफेद लाइन पर पड़ती है। वे ध्यान से उसकी जांच करते हैं और समझ जाते हैं कि जब तक कोई उस लाइन के अंदर रहता है तब तक वह सुरक्षित है। इससे उन्हें लगता है कि शायद यही सफेद लाइन बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। मैप देखने पर पता चलता है कि यह लाइन सीधे पहाड़ की चोटी तक जाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद जुन ही फैसला करता है कि वह कुछ मजबूत स्टूडेंट्स को लेकर उसी सफेद लाइन के सहारे पहाड़ पर जाएगा और बाहर से मदद लाने की कोशिश करेगा। बाकी सभी स्टूडेंट होटल में रुककर उनका इंतजार करेंगे। जैसे ही उनका ग्रुप वहां से निकलता है अचानक किसी की आवाज ली यून का नाम पुकारती है। वह तुरंत जियोंग वॉन की तरफ देखती है लेकिन जियोंग वॉन साफ कह देती है कि उसने कुछ नहीं कहा। गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से ली यून कहती है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनकी बॉडी वॉक इन फ्रीजर में रख देनी चाहिए ताकि वे जल्दी खराब ना हो। ऐसा करने से पहले वह क्राइम सीन की कई फोटोज अपने फोन में ले लेती है ताकि बाद में पुलिस को सबूत दे सके। तभी उसे पास की एक स्टॉल में एक फोन और खून से सना हुआ फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। वह गौर करती है कि चोई की सारी चोटें सिर्फ उसके माथे पर हैं और उसके हाथों पर लड़ाई के कोई निशान नहीं है। यही बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर माफिया अपने ही साथी को क्यों मारेगी? उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बॉडीज को फ्रीजर में रखवा देती है। कुछ देर बाद क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट दाबुम एक अजीब बात नोटिस करता है। जिन स्टूडेंट्स की जान बची हुई है उनके सभी फोन की बैटरी ठीक 56% पर अटकी हुई है, जबकि जिनकी मौत हो चुकी है उनके फोन बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहे। तभी एक बार फिर ली यून को कोई उसका नाम लेकर बुलाता हुआ सुनाई देता है। अब उसे यूल की सुनाई हुई भूत वाली कहानी याद आने लगती है और वह सोचती है कि कहीं वह सच तो नहीं थी। लेकिन जियोंग वॉन उसे समझाती है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और उसे बेकार की बातें सोचनी बंद करनी चाहिए। दूसरी तरफ जुन ही अपने साथियों को लेकर सफेद लाइन के सहारे पहाड़ पर चढ़ता रहता है। रास्ते में एक लड़की का पैर फिसल जाता है लेकिन किस्मत से वह लाइन के बाहर नहीं गिरती। काफी देर चढ़ने के बाद वे लोग आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि सफेद लाइन अचानक खत्म हो गई है। तभी एक लड़के को कुछ अजीब लगता है। वह अपना कैमरा निकालकर दूर देखने लगता है। उसे दूर 2 इंसान खड़े दिखाई देते हैं। सभी मिलकर उन्हें जोर जोर से आवाज लगाते हैं लेकिन वे दोनों बिल्कुल भी जवाब नहीं देते। सबसे डराने वाली बात यह होती है कि वे दोनों 1 इंच भी नहीं हिलते, यहाँ तक कि आसमान में उड़ रहे सीगल भी जैसे हवा में ही रुक गए हों। यह खौफनाक नजारा देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है, लेकिन सोमी और किम हार मानने को तैयार नहीं होते। दोनों फैसला करते हैं कि वे आगे बढ़कर कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। तभी अचानक किम का संतुलन बिगड़ जाता है और वह बचने के लिए सोमी का हाथ पकड़ लेता है। सोमी डर जाती है कि कहीं वह भी उसके साथ बाहर न खिंच जाए, इसलिए वह तुरंत उसका हाथ झटक देती है। किम लुढ़कते हुए सफेद लाइन के बाहर चला जाता है। उसी पल अनाउंसमेंट होता है कि किम ने रूल तोड़ दिया है और अब उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। बाकी सभी स्टूडेंट दौड़कर उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबके सामने उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद
होटल में मौजूद स्टूडेंट्स के फोन पर भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि किम मर चुका है और उसका रोल सिटीजन था। आखिर में जुन ही हार मानकर सभी को वापस होटल ले आता है। वह सबको बताता है कि बाहर निकलने का हर रास्ता बंद है। जब तक ये गेम खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। ली यून खुद को किम की मौत का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने पहाड़ पर जाने का आइडिया नहीं दिया होता तो किम आज जिंदा होता। जियोंग वॉन उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सभी शांत रहें और यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता सोचें। दोनों चलते चलते ऑफिस के पास पहुंचते हैं। तभी अंदर से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। वे दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जुन ही गुस्से में खड़ा है। तभी वहां रखा एक फोन लगातार बजने लगता है। ली यून उसे उठाने जाती है लेकिन जुन ही उसे रोक देता है। वह बताता है कि यह कॉल नकली है क्योंकि फोन की लाइन कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं है। इतना ही नहीं, वहां रखी सारी फाइल्स खाली हैं और एक भी कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। पूरा ऑफिस ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर्फ दिखावे के लिए तैयार किया हो। यह देखकर सभी पहले से भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि अगला नंबर किसका होगा। जुन ही सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाता है और कहता है कि इस बार कोई भी वोट नहीं करेगा। शायद अगर कोई वोट ही नहीं करेगा तो सबकी जान बच जाएगी, ताकि कोई छिपकर वोट न कर सके। सभी अपने फोन एक बकेट में डाल देते हैं लेकिन फोन इकट्ठा कर रहा क्योंग जून चुपके से अपना फोन अपने पास ही छिपा लेता है। धीरे धीरे रात के 12 बजे जाते हैं। सभी को लगने लगता है कि शायद इस बार वे बच जाएंगे, लेकिन तभी अचानक अनाउंसमेंट होता है कि सभी प्लेयर तुरंत माफिया के लिए वोट करें। जून ही सभी से थोड़ा और इंतजार करने को कहता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कुछ बदल जाए। तभी अचानक 2 स्टूडेंट रूल तोड़ने की वजह से वहीं मारे जाते हैं। यह देखकर क्योंग जून घबरा जाता है और क्योंग जून घबरा जाता है और तुरंत अपना फोन निकालकर वोट कर देता है। उसे ऐसा करते देख बाकी सभी भी बकेट की तरफ दौड़ते हैं और अपने अपने फोन निकालकर जल्दी जल्दी वोट करने लगते हैं। क्योंग जून की इस हरकत की वजह से लगातार लोग मरने लगते हैं और जून ही खुद को इसका जिम्मेदार मानकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। दूसरी तरफ बाकी सभी अपने हिसाब से जिस पर सबसे ज्यादा शक होता है उसी को वोट देते हैं। सबसे ज्यादा शक बैक नाम की लड़की पर जाता है क्योंकि पहले राउंड में उसी ने सभी को यूल के खिलाफ वोट करने के लिए कहा था। इसी अफरा तफरी के बीच ली यून को अचानक गेम का असली मकसद समझ में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि यह गेम सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए बनाया गया है। अगर वोट अलग अलग लोगों में बंट जाएं, तो किसी एक को सबसे ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे और शायद कोई एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। ली यून अपनी यह बात बाकी स्टूडेंट्स को बताती है। कुछ लोग उसकी बात मानकर अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा वोट आखिर में बैक को ही मिलते हैं। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि बैक तो सिर्फ एक सिटीजन थी। वह जोर जोर से रोते हुए कहती रहती है कि वह माफिया नहीं है, लेकिन अब उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। वोटिंग खत्म होते ही हमेशा की तरह सभी स्टूडेंट फिर से गहरी नींद में चले जाते हैं। रात होते ही माफिया एक बार फिर अपने अगले शिकार की तलाश शुरू कर देता है। अगली सुबह जब सभी की आंख खुलती है तो उनके सामने पहले से भी ज्यादा लाशें पड़ी होती हैं। यह देखकर हर कोई सदमे में आ जाता है। तभी एक लड़की अपनी दोस्त की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अनाउंसमेंट से पता चलता है कि रात में माफिया ने उसी की दोस्त को मार दिया था और वह भी एक सिटीजन थी। यह सुनते ही वहां मौजूद लगभग सभी स्टूडेंट गुस्से में जुन ही को ही इसका जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। अब सभी को लगने लगता है कि अगर जुन ही ने सबके फोन जमा करने का सुझाव नहीं दिया होता तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। यह बात जुन ही के दिल पर इतनी भारी पड़ती है कि वह खुद को ही दोष देने लगता है। पछतावे में डूबकर वह सफेद लाइन पार करके अपनी जान देने तक का सोच लेता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल पर उसे होश आ जाता है और वह खुद को रोक लेता है। उधर ली यून सबको शांत रहने के लिए कहती है। वह बोलती है कि फिलहाल जिनकी मौत हो चुकी है उनके शव फ्रीजर में रख देते हैं। जुन ही की हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, इसीलिए वह उसे धैर्य से समझाती है। वह कहती है, हम चाहे जो भी फैसला लेते किसी न किसी की जान फिर भी जाती। अब भी सबसे जरूरी बात यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। इतने में जैसे ही सब वहाँ से निकलने लगते हैं, पीछे रखा एक डिब्बा अचानक अपने आप गिर जाता है। ली यून उसे देखने जाती है और तभी उसकी नजर दीवार पर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। वह दीवार को ध्यान से टटोलने लगती है। अचानक उसके हाथ से एक छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है और उसी पल अंदर से एक भूत
तेजी से बाहर निकल आता है। ली यून की चीख सुनते ही बाकी सभी भागकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक ली यून को तेज एस्मा अटैक आ चुका होता है। जून ही तुरंत उसका इनहेलर उठाकर उसे देता है। वह इनहेलर इस्तेमाल भी करती है, लेकिन फिर भी कुछ ही सेकंड बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जून ही सभी छात्रों को इकट्ठा करके आगे का प्लान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। हर कोई डरा हुआ है और हर छात्र को लगता है कि उसके अलावा बाकी सभी माफिया हो सकते हैं। तभी राम नाम का एक लड़का कहता है कि उसने क्योंग जून को एक फोन छिपाते हुए देखा था, इसलिए उसके हिसाब से असली माफिया वही है। ये सुनते ही क्योंग जून तुरंत पलटकर जवाब देता है। वह कहता है कि राम ने जिस लड़की को पिछली रात मारा गया था उसे अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन उस लड़की ने उसे मना कर दिया था, इसलिए हो सकता है कि बदला लेने के लिए उसी ने उसका कत्ल किया हो। इसके बाद क्योंग जून और उसके दोनों साथी सीधे राम के खिलाफ वोट कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे कुछ डरे हुए छात्रों को खाने का लालच देकर भी अपनी तरफ कर लेते हैं ताकि वे भी राम के खिलाफ वोट करें। उधर ली यून को होश आ जाता है। वह उठते ही जून ही के पास जाती है और पूछती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। इसी बीच राम को एहसास हो जाता है कि ज्यादातर वोट उसके खिलाफ जा चुके हैं। वह तुरंत सबके सामने क्योंग जून की असलियत बताने लगता है। वह कहता है ये लड़का सालों से लोगों को परेशान करता आया है, अगर किसी को मरना चाहिए तो वह यही है। फिर वह यह भी कहता है कि इतना स्वार्थी इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा सकता है। राम की बातें सुनकर बाकी छात्र कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। आखिरकार एक एक करके ज्यादातर लोग अपना फैसला बदल देते हैं और क्योंग जून के खिलाफ वोट कर देते हैं। दूसरी तरफ ली यून सबको बचाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहती है, इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसी गुप्त रास्ते के अंदर चली जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और वह सीधे नीचे बने गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वह किसी तरह उठकर फिर से आगे बढ़ती है। आखिर में उसे एक सर्वेलेंस रूम मिलता है जहां से पूरे होटल के हर हिस्से पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से एक काली परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखाई देती है। ली यून उस काली परछाई के पीछे बिना देर किए दौड़ पड़ती है, लेकिन भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां चारों तरफ भूल भुलैया जैसे रास्ते बने हुए हैं और वह वहीं फंस जाती है। तभी पास के एक कमरे से अचानक फोन की घंटी बजने लगती है। ली यून तुरंत उस कमरे के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह घबराकर फोन उठाती है, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। इसके बाद वह पूरे कमरे में सुराग ढूंढने लगती है। तभी उसे क्लास की एक ग्रुप फोटो मिलती है, लेकिन उस फोटो में कुछ अजीब था। लगभग हर स्टूडेंट के चेहरे को किसी ने खरोंच कर मिटा दिया था। सिर्फ एक लड़की का चेहरा बिल्कुल सही बचा हुआ था। उसी समय कमरे के एक कोने में पड़ा कबाड़ अचानक हिलने लगता है। ली यून उस शक वाली फोटो को दीवार से उतार देती है और जल्दी से उस तरफ जाती है। वहां उसे एक और छिपा हुआ रास्ता मिल जाता है। वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ती है और घूमते घूमते वापस फ्रीजर वाले कमरे में पहुंच जाती है। वहां वह सबको वह फोटो दिखाती है और रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सब विस्तार से बता देती है, लेकिन जियोंग वॉन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वह बताती है कि जब ली यून काफी देर तक वापस नहीं आई थी तब वह भी उसी छिपे हुए रास्ते में उसे ढूंढने गई थी, लेकिन वहां उसे आखिर में सिर्फ एक बंद दीवार मिली थी। कुछ पल के लिए ली यून भी समझ नहीं पाती कि यह सब आखिर कैसे हो रहा है। फिर भी उसे पूरा भरोसा होता है कि फोटो में दिख रही वही लड़की उसके सपनों में दिखाई देने वाली भूत जैसी लड़की है। इसी बीच सब लोग इस रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी जून ही भागता हुआ वहां आता है। वह बताता है कि कुछ देर पहले ही राम अचानक गायब हो गया है। यह सुनते ही सोमी और बाकी लोग आखिरी बचे 2 स्टूडेंट से कहते हैं कि वे क्योंग जून के खिलाफ वोट कर दें ताकि राम बच सके, लेकिन जीसू नाम की एक लड़की को शक होता है कि कहीं राम ही माफिया तो नहीं है, इसलिए वह बिना सोचे समझे वोट करने से मना कर देती है। कोई भी उसे मना नहीं पाता, इसलिए सभी उसे थोड़ा और समय देने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ क्योंग जून देखता है कि उसके खिलाफ राम से सिर्फ एक वोट कम है। वह तुरंत एक लड़की को भेजता है ताकि वह राम को बहाने से एक कमरे में बुला लाए। जैसे ही राम वहां पहुंचता है क्योंग जून और उसके लोग उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह मान ले कि वही माफिया है। उधर बाकी सभी राम को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक पूरे बिल्डिंग के स्पीकर पर राम की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि वही माफिया है और उसी ने उस लड़की को मार दिया जिसने उसका प्यार ठुकरा दिया था। ली यून को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वह सबको लेकर सीधे ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ दौड़ती है। जून ही कुल्हाड़ी से दरवाजे पर जोरदार वार करता है और उसे तोड़ देता है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि राम बुरी तरह घायल हालत में पड़ा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अनाउंसमेंट सुनने के बाद जीसू और उसका बॉयफ्रेंड भी तुरंत राम के खिलाफ वोट कर देते हैं। आखिर में सबसे ज्यादा वोट राम को मिलते हैं और उसकी मौत तय हो जाती है। मरने से पहले राम गुस्से में चीखता है और क्योंग जून को भी अपने साथ खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह कुल्हाड़ी घुमाता है
उसी वक्त अनाउंसमेंट दोबारा बजता है और राम वहीं मर जाता है। तभी पता चलता है कि सच में वही माफिया था और जिस मासूम लड़की की मौत हुई थी उसे उसी ने मारा था। सबको पता होता है कि अब स्लीप फेज शुरू होने वाला है, इसलिए हर कोई जल्दी जल्दी अपने छिपने की जगह ढूंढने लगता है। जैसे ही म्यूजिक बजता है सभी फिर से गहरी नींद में चले जाते हैं और एक और डरावनी रात शुरू हो जाती है। अगली सुबह सबकी आंख खुलती है। पिछली रात की बातें अभी भी उनके दिमाग में घूम रही होती हैं। तभी ब्रॉडकास्ट पर अनाउंसमेंट आता है कि रात के दौरान माफिया ने जीसू को मार दिया है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि वह सिर्फ एक सिटीजन थी। ये सुनकर सभी का हौसला और टूट जाता है। फिर भी उन्हें समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो हार नहीं मान सकते। इसके बाद क्योंग जून सभी बचे हुए स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा करता है। वह पूछता है कि सबको किस पर सबसे ज्यादा शक है। उसका कहना होता है कि सब लोग एक ही इंसान पर वोट करेंगे ताकि असली माफिया जल्दी पकड़ा जा सके। लेकिन जून ही और उसके साथी तुरंत इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ हर वोट किसी की जान का फैसला करता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मगर क्योंग जून अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि मरने से पहले राम ने उसी पर हमला किया था। इससे साफ है कि वह खुद सिटीजन है। फिर वह दावा करता है कि पिछली बार जिन लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया था उन्हीं में से कोई एक असली माफिया जरूर है। सभी स्टूडेंट जब फैसला लेने में हिचकिचाने लगते हैं तब क्योंग जून अचानक अपना निशाना जुनही पर साध देता है। वह कहता है कि पिछली रात जुनही ने राम को बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश की थी, इसलिए हो सकता है कि वह भी माफिया हो। ये सुनते ही लियून तुरंत जुनही के बचाव में खड़ी हो जाती है। वह क्योंग जून से कहती है कि सिर्फ अपनी दुश्मनी की वजह से किसी पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। जुनही को बेगुनाह साबित करने के लिए लियून सभी को सर्वेलेंस रूम में ले जाती है। उसे उम्मीद होती है कि वहां के कैमरा फुटेज से सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन वहां पहुंचकर सबको पता चलता है कि सारी रिकॉर्डिंग पहले ही डिलीट की जा चुकी है। ये देखते ही क्योंग जून पलटकर लियून पर ही शक करने लगता है। वह कहता है कि असली माफिया वही है और सबसे पहला वोट उसी के खिलाफ डाल देता है। उसके साथ मौजूद बाकी स्टूडेंट भी उसकी बात मानकर लियून को वोट देने लगते हैं। तभी जोंग वॉन सबको रोकती है। वह कहती है कि अभी वोट मत करो। अगर उसे रात 11 बजे से पहले थोड़ा समय मिल जाए तो वह डिलीट हुई वीडियो वापस ला सकती है। लेकिन लियून पूरी तरह घबरा जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं सभी लोग उसे ही माफिया समझकर मार न दें। तभी जुनही उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि जब तक वह जिंदा है लियून को यहाँ कुछ नहीं होने देगा। कुछ देर बाद जियोंग वॉन सिक्योरिटी फुटेज का एक हिस्सा वापस निकालने में कामयाब हो जाती है। सभी यह देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि पिछली रात जीसू के कमरे में कौन गया था। लेकिन तभी अचानक कंप्यूटर में आग लग जाती है। उसी समय पास की दूसरी स्क्रीन पर एक और हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई देता है। स्विमिंग पूल के पास अचानक एक लड़की कहीं से भी आकर खड़ी हो जाती है। ली यून उसे देखते ही पहचान लेती है। यही वही लड़की है जो उसे पहले ग्रुप फोटो में दिखाई दी थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर स्टूडेंट्स के अलावा भी कोई और मौजूद है। उसके हिसाब से अगर उस इंसान को ढूंढ लिया जाए तो शायद इस गेम से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट भागते हुए स्विमिंग पूल तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच वोटिंग का समय तेजी से खत्म होने लगता है। तब तक ली यून के खिलाफ 4 वोट पड़ चुके होते हैं। उसे बचाने के लिए जून ही एक प्लान बनाता है। वह बाकी 4 स्टूडेंट्स से कहता है कि वे उसे वोट दें, जबकि बाकी लोग अलग अलग लोगों को वोट करें। उसका सोचना होता है कि अगर वोट बंट जाएंगे तो किसी एक के पास सबसे ज्यादा वोट नहीं होंगे और शायद कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अनाउंसमेंट आते ही उनकी उम्मीद टूट जाती है। सिस्टम बताता है कि ली यून और जून ही दोनों बराबरी पर हैं। अब बचे हुए प्लेयर को सिर्फ 5 मिनट के अंदर दोबारा वोट करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां मौजूद सभी लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इतनी बुरी हालत देखकर जुन ही आखिर हार मान लेता है। वह चाहता है कि कम से कम ली यून बच जाए। साथ ही अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं उनका बोझ भी वह खुद पर महसूस करता है। इसलिए वह सबके सामने यह मान लेता है कि वही माफिया है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। सभी सबसे ज्यादा वोट जुन ही को दे देते हैं। उसे एग्जीक्यूट करने का फैसला सुना दिया जाता है। अगले ही पल वह बेहोश होकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। असली माफिया तो वाइस क्लास प्रेसिडेंट सोमी होती है। पिछली रात उसी ने कुल्हाड़ी से जीसू के कमरे का दरवाजा तोड़ा था और फिर उसकी जान ले ली थी। इसके बाद कहानी वापस पहली रात पर चली जाती है। जब सभी स्टूडेंट बेहोश होकर सो जाते हैं तब सोमी समेत सभी माफिया मेंबर जाग जाते हैं। गेम के रूल के मुताबिक उन्हें सुबह 6 बजे से पहले किसी एक प्लेयर को मारना जरूरी है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो माफिया टीम का ही एक मेंबर मारा जाएगा। यह रूल सुनते ही सभी माफिया घबरा जाते हैं क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। आखिर जैसे ही सुबह 6
बजे होते हैं, एक लड़का अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। वह अपना सिर बार बार दीवार पर मारना शुरू कर देता है। ये वही चोई होता है जिसकी लाश बाद में वॉशरूम में मिलती है। अपनी जान बचाने के लिए माफिया के पास अपने ही क्लासमेट्स को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कहानी फिर वापस अभी के समय में आ जाती है। सोमी यह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती कि जुन ही, जिससे वह प्यार करती है, ली यून को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देता है। गुस्से में उसका सब्र टूट जाता है और वह खुद ली यून को मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी गेम का सिस्टम उसे बता देता है कि माफिया किसी को तभी मार सकते हैं जब सभी माफिया एक ही इंसान को चुने। अगली सुबह ली यून सबसे पहले स्विमिंग पूल की तरफ भागती है। वह जुन ही को पानी से बाहर निकालती है और पहली बार अपने दिल की बात कह देती है। वह बताती है कि वह उसे बहुत पहले से पसंद करती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी अचानक फिर से अनाउंसमेंट सुनाई देती है। पता चलता है कि पिछली वोटिंग खत्म होने से पहले डॉक्टर रोल वाले खिलाड़ी ने अपनी हीलिंग पावर जुन ही पर इस्तेमाल कर दी थी। अगले ही पल जुन ही अपनी आंखें खोल देता है और दोबारा जिंदा हो जाता है। सब लोग अभी इस खुशी से बाहर भी नहीं निकल पाते कि एक और बुरी खबर आ जाती है। रात में माफिया ने सिटीजन रोल वाले एक लड़के को मार दिया है। उसका नाम शिन था और वह क्योंग जून का साथी था। ली यून पहले क्राइम सीन की फोटोज लेती है और फिर उसकी बॉडी को ध्यान से देखती है। उसे पता चलता है कि शिन के शरीर पर चाकू के कई वार हैं। इससे साफ है कि माफिया किसी भी हालत में उसकी मौत पक्की करना चाहते थे। तभी किसी की नजर दीवार पर लिखे एक मैसेज पर जाती है। उसमें लिखा होता है कि जून ही एक सिटीजन है और नीचे पुलिस का नाम भी लिखा हुआ है। इसके बाद सभी लोग फिर से इकट्ठा होकर बात करते हैं कि आखिर शिन को किसने मारा। सबसे ज्यादा शक किम पर जाता है क्योंकि शिन की मौत से पहले वही उसके साथ था और उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। यहाँ तक कि क्योंग जून भी यही बात कहता है। उसका कहना है कि शिन हमेशा किम को परेशान करता था, इसलिए गुस्से में आकर किम ने उसे मार दिया होगा। लेकिन किम रोते हुए साफ मना कर देता है कि उसने किसी की हत्या नहीं की। सच पता लगाने के लिए जून ही एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि सभी लोग अलग अलग जाकर सुराग ढूंढें और शाम की वोटिंग से पहले वापस मिलें। इसी बीच जून ही को माउंटेन पर खींची गई वह अजीब फोटो याद आती है। ली यून बाकी फोटोज भी देखती है और हैरान रह जाती है क्योंकि उनमें भी सभी लोगों के चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे होते हैं, बिल्कुल उसी ग्रुप फोटो की तरह। वह इसका कारण जानने के लिए अलग अलग जगह फोटोज लेकर जांच करने लगती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए उसे फर्श के नीचे छिपी एक चाबी मिल जाती है। उसी समय सिस्टम उसे एक हिडन मिशन देता है। उसका मिशन है गेम के होस्ट को ढूंढना। तभी बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। ली यून उनकी भी एक फोटो खींचती है और उसमें भी सबके चेहरे अजीब दिखाई देते हैं। वह सभी को चाबी और हिडन मिशन के बारे में बताती है ताकि सब लोग मिलकर सुराग ढूंढ सकें। लेकिन जियोंग वॉन उसे रोक देती है। उसका कहना है कि यह मिशन सिर्फ ली यून को मिला है। बिना किसी पक्के सबूत के यह बात सबको बताना और भी ज्यादा शक पैदा कर सकता है। उधर किम रात की घटनाओं को याद करता है और अचानक उसे एहसास होता है कि सिर्फ क्योंग जून को ही पता था कि वह और शिन कहां छिपे हुए थे। शक होने पर वह चुपके से उसका पीछा करता है और देखता है कि क्योंग जून फायर कैबिनेट के अंदर खून से सनी कुल्हाड़ी छिपा रहा है। किम तुरंत कुल्हाड़ी उठा लेता है और उससे सवाल करने लगता है। तभी वह क्योंग जून को खून लगे जैकेट को भी गायब करने की कोशिश करते हुए देख लेता है। दोनों की बहस चल ही रही होती है कि बाहर छिपा एक लड़का उन्हें देख लेता है। उसे लगता है कि ये दोनों ही माफिया हैं और वह बाकी लोगों को बताने के लिए निकल पड़ता है। दोनों उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन धक्का लगने से वह लड़का जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर पर बहुत गंभीर चोट लग जाती है। क्योंग जून डर जाता है कि अगर यह जिंदा रहा तो सब लोग उन्हें ही माफिया समझेंगे, इसलिए वह किम को इशारा करता है कि उसे खत्म कर दो। दोनों वहां से चले जाते हैं और वह बेबस लड़का वहीं तड़पते तड़पते मर जाता है। असल में वही लड़का डॉक्टर रोल वाला खिलाड़ी था। उसकी ताकत यह थी कि वह किसी एक खिलाड़ी को माफिया के हमले से बचा सकता था। अगर उस खिलाड़ी को वोटिंग में भी मार दिया जाए तो वह उसे दोबारा जिंदा कर सकता था, लेकिन वह यह ताकत हर 48 घंटे में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। इससे पहले उसने गलती से सुन लिया था कि जुन ही खुद को माफिया सिर्फ ली यून को बचाने के लिए बता रहा है, इसलिए उसने अपनी पावर जुन ही पर इस्तेमाल की और उसे वापस जिंदा कर दिया। उस लड़के की मौत की खबर मिलते ही सभी लोग स्टोरेज रूम की तरफ दौड़ते हैं। ली यून वहां चारों तरफ लड़ाई के निशान देखती है। मृत लड़के के सिर पर भी कई चोटें होती हैं। वह समझ जाती है कि किसी ने उस पर हमला करके उसकी हत्या की है। सुराग ढूंढते हुए उसे फर्श पर एक रबर मैट और खून लगी एक ईंट मिलती है। तभी किसी की नजर दीवार पर लिखे पुलिस के एक नए मैसेज पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है कि जुन ही और दाबूम दोनों माफिया हैं। लेकिन यह बात पहले वाले मैसेज से बिल्कुल उलटी होती है, जिसमें जुन ही को सिटीजन बताया गया था। अब साफ हो जाता है कि दोनों में से एक मैसेज नकली है और सिर्फ सबको उलझाने के लिए लिखा गया है। क्योंग जून सबके फोन जमा करने को कहता है ताकि वह पता लगा सके कि असली डिटेक्टिव कौन है, लेकिन ली यून उसे बीच में ही रोक देती है। वह कहती है कि उसे पता चल गया है असली कातिल कौन है। वह सभी को वापस उसी जगह ले जाती है जहाँ शिन
की हत्या हुई थी। वहाँ वह स्टोरेज रूम से मिला रबर मैट दिखाती है। फुटप्रिंट्स मिलाने पर उसे पता चलता है कि दोनों जगह एक जैसे निशान हैं, यानी दोनों हत्याएं एक ही इंसान ने की हैं। जुन ही बताता है कि ऐसा रबर मैट आमतौर पर बास्केटबॉल शूज में लगा होता है। अपनी सफाई देने के लिए क्योंग जून तुरंत अपने जूते उतार देता है। उसके जूते मैच नहीं करते। इसके बाद सबकी नजर किम पर जाती है, जो अचानक घबराया हुआ दिखाई देता है। जांच करने पर पता चलता है कि रबर मैट उसी के जूतों का है। ली यून उसके हाथ पर दांत के निशान भी देख लेती है, जो साफ बताते हैं कि लड़ाई के दौरान किसी ने उसे काटा था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं रहता, तो किम आखिर सब सच बता देता है। वह कहता है कि असली कातिल क्योंग जून है, लेकिन क्योंग जून तुरंत पलटकर कहता है कि लड़के को ईंट मारकर किम ने ही मारा था। तभी ली यून उसकी एक बड़ी गलती पकड़ लेती है। अभी तक किसी ने भी यह नहीं बताया था कि हत्या ईंट से हुई है। फिर क्योंग जून को यह बात कैसे पता चली? ली यून ये भी बताती है कि स्टोरेज रूम में किम के फुटप्रिंट्स के अलावा किसी और के फुटप्रिंट्स भी मिले हैं। किम तुरंत क्योंग जून पर माफिया होने का आरोप लगा देता है। वह यह भी बता देता है कि खून लगी कुल्हाड़ी अभी भी क्योंग जून के पास है। यह सुनते ही क्योंग जून का गुस्सा फूट पड़ता है और वह किम पर हमला कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी लोग तुरंत दोनों को अलग करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी किम की जेब से एक लाल मार्कर नीचे गिर जाता है। ये देखते ही सबको लगता है कि दीवार पर लिखा गया मैसेज उसी ने लिखा होगा। दोबारा लड़ाई न हो, इसलिए वे किम और क्योंग जून को अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं और दोनों के फोन भी अपने पास रख लेते हैं। काफी देर तक सोचने और बात करने के बाद आखिर सभी तय कर लेते हैं कि वोट किसे देना है। जून ही सबको कहता है कि जैसे ही वोटिंग खत्म हो, हर कोई तुरंत जाकर छिप जाए। वह और द बूम सभी के फोन वापस देने निकल जाते हैं। आखिर में सबसे ज्यादा वोट किम को मिलते हैं, क्योंकि सबको वही सबसे बड़ा शक वाला इंसान लगता है। लेकिन सच ये है कि दीवार पर लिखा हुआ मैसेज खुद क्योंग जून ने ही लिखा था, ताकि सारा इल्जाम किम पर आ जाए। उधर द बूम क्योंग जून का फोन वापस नहीं देता। वह उससे कन्वीनियंस स्टोर की चाबी मांगता है। तभी पता चलता है कि जब सबका ध्यान कहीं और था, तब क्योंग जून ने सारी चाबियां चुपके से अपने पास रख ली थी। कन्वीनियंस स्टोर सबसे सुरक्षित छिपने की जगह भी है। मजबूर होकर क्योंग जून उसे चाबी दे देता है। इसके बाद द बूम उसे एक दूसरे कमरे में ले जाकर कहता है कि उसका फोन अंदर रखा है। जैसे ही क्योंग जून अंदर जाता है, द बूम बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। क्योंग जून गुस्से में जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाता। इसी बीच अनाउंसमेंट होती है कि सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से किम को अब सजा दी जाएगी। यह सुनते ही किम घबराकर भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठता है और कुछ ही पल बाद उसकी मौत हो जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि किम तो सिर्फ एक साधारण सिटीजन था। अब क्योंग जून भी बेचैन हो जाता है। असल में खून से सनी कुल्हाड़ी और जैकेट जानबूझकर उसके खिलाफ सबूत बनाने के लिए रखी गई थी। तभी दाबुम उसके सामने आता है और पूछता है, झूठे इल्जाम में फंसने का एहसास कैसा लग रहा है? यहीं पर सारा सच सामने आ जाता है। असली माफिया कोई और नहीं बल्कि हमेशा चुप रहने वाला और किसी की नजर में न आने वाला दाबुम है। सालों तक वह क्योंग जून और उसके दोस्तों की बदमाशी सहता रहा। अब उसे आखिर अपना बदला लेने का मौका मिल गया है। यह सुनते ही क्योंग जून अपना आपा खो बैठता है और दाबुम पर बेरहमी से टूट पड़ता है। तभी वही डरावना म्यूजिक फिर से बजने लगता है। धीरे धीरे क्योंग जून की आंखें बंद होने लगती हैं और वह बेहोश हो जाता है। जैसा सबने सोचा था, रात में माफिया उसे मार देते हैं। अगली सुबह पता चलता है कि क्योंग जून भी सिर्फ एक सिटीजन था। लगातार होती मौतों ने सभी की हिम्मत तोड़ दी है। ली यून को लगता है कि सारी उम्मीद अब उस चाबी पर टिकी है। अगर गेम का होस्ट मिल गया तो शायद यह डरावना खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। वह अपने दो दोस्तों के साथ सुराग ढूंढना शुरू करती है। काफी खोजने के बाद उन्हें एक बंद डिब्बा मिलता है, जिसमें वही चाबी फिट हो जाती है। डिब्बा खुलते ही अंदर से एक क्लास फोटो निकलती है। इस बार फोटो पहले जैसी धुंधली नहीं होती। इसमें हर स्टूडेंट का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उसी समय बचे हुए सभी स्टूडेंट्स के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है कि इस गेम की होस्ट एक लड़की है जिसका नाम से यून है। ये नाम सुनते ही सबके दिमाग में उसकी यादें लौट आती हैं। सभी डर जाते हैं क्योंकि सेयून तो पहले ही मर चुकी है। लोगों का मानना था कि उसने खुद अपनी जान ली थी, लेकिन असल में उसका मर्डर हुआ था। ली यून को यकीन हो जाता है कि सेयून ने यह पूरा गेम अपने कातिल से बदला लेने के लिए बनाया है, यानी उसका कातिल अभी भी इन्हीं लोगों के बीच छिपा हुआ है। यह बात सुनते ही एना नाम की लड़की घबरा जाती है। वह चुपके से सोमी से मिलती है और उससे कहती है कि अब सबको सच बता देना चाहिए। शायद ऐसा करने पर सेयून उन्हें माफ कर दे और यह गेम खत्म हो जाए, लेकिन सोमी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अगर सच बाहर आ गया तो सबसे पहले शक उन दोनों पर जाएगा। कुछ देर बाद सोमी दबूम से मिलती है और कहती है कि एना को जितनी जल्दी हो सके रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वह सबको अपने साथ डुबो देगी। यहीं से साफ हो जाता है कि दाबूम का भी सेयून की मौत से गहरा रिश्ता है। इधर सुराग ढूंढते हुए जुनही को इत्तेफाक से
क्योंग जून का फोन मिल जाता है। वह सीधा दाबुम के पास जाता है और पूछता है कि क्या क्योंग जून को आखिरी बार उसी ने देखा था। ये सवाल सुनकर दाबुम घबरा जाता है। वह कहता है कि वह तो पूरे समय सोमी और बाकी लोगों के साथ था और उसके बाद क्योंग जून कहाँ गया उसे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी यह बात सुनकर लोगों का शक और बढ़ जाता है। तभी दो लड़के आगे आते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले से ही दाबुम और सोमी पर शक था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि सोमी के पास वही कन्वीनियंस स्टोर की चाबी थी जो क्योंग जून के पास रहती थी। उस समय सोमी ने कहा था कि क्योंग जून ने चाबी फायर हाइड्रेंट के पास छिपाई थी और उसे वहीं से मिली। लेकिन अब किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। सबको लगता है कि उसने क्योंग जून को मारकर चाबी अपने पास रख ली। फिर लोगों को यह भी याद आता है कि सोमी की सेयून से कभी नहीं बनती थी। उसने उसके बारे में कई झूठी अफवाहें भी फैलाई थी। खुद पर से शक हटाने के लिए सोमी तुरंत एना के खिलाफ वोट कर देती है। वह कहती है कि सेयून का प्राइवेट वीडियो फैलाने वाली एना ही थी, इसलिए वही असली माफिया हो सकती है। एना तुरंत उसकी बात का जवाब देती है। वह कहती है कि वीडियो उसने नहीं बल्कि सोमी ने रिकॉर्ड किया था। अपनी बात साबित करने के लिए एना सबके सामने बताती है कि वह इस गेम की डिटेक्टिव है। फिर वह बिना डरे कहती है कि असली माफिया सोमी है। चारों तरफ से सवाल उठने लगते हैं तो सोमी पूरी तरह टूट जाती है। रोते हुए वह कहती है कि वह कभी माफिया बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे अपने ही क्लासमेट्स को मारना पड़ा। अब सभी लोग उसकी असली सच्चाई देख लेते हैं। वे अपने फोन निकालते हैं और एक एक करके उसके खिलाफ वोट डाल देते हैं। खुद को बचाने के लिए सोमी द बूम का नाम बताने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि कोई भी माफिया अपनी टीम के दूसरे माफिया की पहचान सिटीजन्स को नहीं बता सकता। अब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। सभी वहां से निकलकर नई छिपने की जगह ढूंढने चले जाते हैं। सोमी पास खड़ी एक मूर्ति की तरफ देखती है। तभी उसे अपनी आंखों के सामने से यून का चेहरा दिखाई देने लगता है। अगले ही पल उसके सिर में भयानक दर्द उठता है और कुछ ही देर में वह अपने किए की सजा पाकर मर जाती है। उधर एना अकेली छत पर खड़ी पूरी तरह टूट चुकी होती है। पहले ही राउंड में उसने अपने पसंदीदा लड़के का रोल चेक किया था। वह सिर्फ एक सिटीजन था, लेकिन जुन ही के गलत फैसले की वजह से गेम ने उसे मार दिया। उसका बदला लेने के लिए एना ने बाद में जुन ही का रोल भी देखा। तब उसे पता चला कि जुन ही भी सिटीजन ही है। बाद में जब सभी लोग गलती से जुन ही को माफिया समझने लगे तो उसी ने चुपके से दीवार पर मैसेज लिखकर सबको बताया था कि जुन ही पर शक मत करो। इसी बीच धीरे धीरे रात के 12 बज जाते हैं। एक बार फिर गेम शुरू होते ही बचे हुए सभी लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। दाबुम धीरे धीरे सोमी की लाश के पास जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो उसके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार वह खुद है। अगली सुबह सभी की आंख खुलती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि रात में माफिया ने एना को मार दिया है। ये खबर सुनते ही जुन ही पूरी तरह टूट जाता है। वह अकेले रेस्ट रूम में जाकर बैठ जाता है। उसे कई साल पहले की वह घटना याद आती है जब उसने अपनी आंखों के सामने से यून को समुद्र में गिरते देखा था। वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन डर की वजह से कुछ नहीं कर पाया और बस उसे डूबते हुए देखता रह गया। खुद को संभालने के बाद जुन ही वापस हॉल में आता है और सबको बताता है कि अब उसे माफिया को पकड़ने का तरीका मिल गया है। वह बताता है कि पिछली रात एना चुपके से उसी से मिलने आई थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगला निशाना वही बनने वाली है। इसलिए उसने जुन ही से कहा था कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसी के जरिए असली माफिया को पकड़ना। उसे बचाने के लिए जुन ही ने उसके छिपने की एक गुप्त जगह भी तैयार की थी। उसने उस जगह के दरवाजे के पास एक ऐसा फ्लोरेसेंट लिक्विड छिड़का था जो बिना रंग और बिना गंध का था। वह सिर्फ यूवी लाइट में ही दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उसने एना के साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था ताकि बाद में सब उसकी बात पर भरोसा करें। इसके बाद जुन ही एक एक करके सभी के जूते चेक करता है। तभी मीना के जूतों पर चमकते हुए निशान दिखाई देते हैं। एना का बदला लेने की चाह में वह तुरंत सबको कहता है कि मीना के खिलाफ वोट करो, लेकिन ली यून गौर से मीना के जूतों के तलवे देखती है। वे बिल्कुल साफ होते हैं। इससे वह समझ जाती है कि सिर्फ इन निशानों के दम पर मीना को कातिल नहीं कहा जा सकता। जोंग वॉन भी सबको जल्दबाजी न करने की सलाह देती है। वह कहती है कि रात होने तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही वोट करना सही रहेगा। इसके बाद ली यून और जोंग वॉन फिर से उसी जगह पहुंचती हैं जहां एना की मौत हुई थी। वे हर तरफ ध्यान से जांच करती हैं, लेकिन वहां एक भी पैरों का निशान नहीं मिलता। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि माफिया ने वारदात करते समय अपने जूते उतार दिए होंगे। तभी जोंग वॉन ऊपर की छत खोलती है और उसके अंदर काफी सारा खून छिपा हुआ मिलता है, क्योंकि न तो एना घायल थी और न ही मीना, इसलिए यह खून सिर्फ माफिया का ही हो सकता है। ली यून तुरंत भागकर यह बात जुन ही को बताती है। उसका मानना है कि असली माफिया ने जानबूझकर मीना को फंसाया ताकि सबका ध्यान असली कातिल से हट जाए। उधर मीना बुरी तरह डरी हुई होती है। उसे लगता है कि कहीं सभी लोग उसे ही माफिया न मान लें, लेकिन नई जानकारी मिलने के बाद उसके अंदर थोड़ी उम्मीद जगती है। वह जोंग वॉन से हाथ जोड़कर कहती है कि सबके सामने उसकी बेगुनाही साबित कर दे। शुक्रिया कहने के लिए वह कन्वीनियंस स्टोर की चाबी भी जोंग वॉन को दे देती है। उसी दिन ली यून एक नया प्लान बनाती है। वह असली माफिया को बाहर निकालने के
लिए जाल बिछाने का फैसला करती है। उसके कहने पर जुन ही बाकी लोगों को मैसेज भेजता है कि एना ने मरने से पहले जो कैमरा छिपाया था वह उन्हें मिल गया है और अभी कैफेटेरिया में चार्ज हो रहा है। जैसे ही दा बूम ये मैसेज पढ़ता है वह घबरा जाता है। वह चुपके से कैफेटेरिया पहुंचकर वीडियो मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी जुन ही और ली यून वहां पहुंच जाते हैं। दा बूम को वहां देखकर दोनों का शक और गहरा हो जाता है। उसी समय बाहर जोर जोर से बहस होने लगती है। कुछ देर पहले जोंग वॉन और मीना को पता चला था कि नाम का एक लड़का घायल है। दोनों तुरंत इन्फर्मरी पहुंचती हैं और उसे अपना जख्म साफ करते हुए देखती हैं। यह देखकर उन्हें लगता है कि शायद एना का कातिल वही है। अब सभी लोगों का ध्यान नाम की तरफ चला जाता है। यह देखकर दाबूम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जुन ही उसकी यही मुस्कान देख लेता है। मीना दाबूम से पूछती है कि वह कैफेटेरिया में क्या कर रहा था। दाबूम कहता है कि वह सिर्फ यह देखने गया था कि कैमरा पूरी तरह चार्ज हुआ या नहीं। फिर वह नाम से पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। नाम बताता है कि सुबह आंख खुलने तक उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके शरीर पर चाकू का घाव है। वह उल्टा दाबूम पर शक करता है और कहता है कि उसका चुपके से कैफेटेरिया जाना ज्यादा संदिग्ध है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ वोट डाल देते हैं। ली यून और जुन ही अपने भरोसे पर टिके रहते हैं और आखिर में दाबूम के खिलाफ वोट करते हैं। तभी जोंग वॉन नाम से पूछती है कि उसने अपनी चोट अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी क्यों छिपाई। इतना कहकर वह भी नाम के खिलाफ वोट डाल देती है। ये सुनते ही नाम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने ही दोस्त पर चिल्लाने लगता है। पिछली रात दोनों हर समय साथ थे, फिर भी चाकू सिर्फ उसी को लगा। आखिर में वह चीख कर कहता है कि यहाँ मौजूद हर इंसान माफिया है। तभी उसके खिलाफ एक और वोट पड़ जाता है। ये वोट उसके अपने सबसे अच्छे दोस्त का होता है। उसका दोस्त यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि नाम ने इतनी बड़ी बात उससे भी छिपाई। अपने सबसे करीबी दोस्त से भरोसा टूटने पर नाम पूरी तरह बिखर जाता है। वोटिंग खत्म होने के बाद भी जून ही को पूरा यकीन रहता है कि असली माफिया दाबुम ही है। वह ली यून और जोंग वॉन से कहता है कि उसने दाबुम को चुपके से मुस्कुराते हुए देखा था, लेकिन जोंग वॉन कहती है कि इस समय सबसे जरूरी बात किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छिपना है। जैसे ही जून ही वहां से चला जाता है, ली यून को अचानक एक अजीब बात याद आती है। जून ही ने कभी नहीं बताया था कि एना आखिर कहाँ छिपी थी। फिर भी जोंग वॉन सीधे छत के अंदर वाले हिस्से तक कैसे पहुंच गई। ली यून ये सवाल उससे पूछती है। जोंग वॉन जवाब देती है कि उसे लगा वही सबसे सुरक्षित जगह होगी, इसलिए उसने अंदाजा लगाकर वहां देखा। लेकिन ली यून उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वह सीधे पूछ लेती है, क्या नाम को चाकू तुमने मारा था? इस बार जोंग वॉन कुछ नहीं छिपाती। वह साफ कह देती है कि हाँ, वही माफिया है। वही सिक्योरिटी कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग मिटाती रही और हर मर्डर में अपने साथियों की मदद करती रही। अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त का यह सच सुनकर ली यून की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही इतनी बेरहम कातिल निकली। दूसरी तरफ जुन ही दाबुम की हरकतों पर नजर रख रहा होता है। वह चुपके से उसका पीछा करते हुए रेस्ट रूम तक पहुंच जाता है। वहां एक केबिन खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर खून से सने मर्डर के सारे हथियार छिपे होते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि दाबुम ही माफिया है। गुस्से में भरकर वह अपने मरे हुए दोस्तों का बदला लेना चाहता है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसे मार नहीं पाता। तभी दाबुम अपनी शर्ट ऊपर उठाकर अपने शरीर पर बने पुराने जख्मों के निशान दिखाता है। वह कहता है कि स्कूल के बदमाशों ने उसके शरीर पर एक एक निशान छोड़ा है। फिर वह सारा दोष जुन ही पर डाल देता है। वह कहता है कि जब उसके साथ बदमाशी हो रही थी तब जुन ही ने कभी सच में उसकी मदद नहीं की। ये सुनकर जुन ही पूरी तरह टूट जाता है। उसने इतने समय तक सबको बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में कोई भी उसे समझ नहीं पाया। आखिर में वह दाबुम से हाथ जोड़कर सिर्फ एक गुजारिश करता है कि ली यून और बाकी लोगों की जान बख्श दे। अगर किसी की जान लेनी ही है तो उसकी जान ले ले। उधर नाम अपने दर्द को भूलने के लिए लगातार स्नैक्स खा रहा होता है। तभी मीना वहां पहुंच जाती है। उसे याद आता है कि मीना ने भी उसके खिलाफ वोट दिया था, इसीलिए वह सोचता है कि मरने से पहले उसे भी अपने साथ खत्म कर देगा। लेकिन उसी पल अनाउंसमेंट होती है कि नाम को अब सजा दी जा रही है और उसका असली रोल सिर्फ एक सिटीजन था। ये सुनते ही उसका सबसे अच्छा दोस्त पछतावे से भर जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नाम गुस्से और दर्द में लगातार खाना अपने मुंह में ठूंसता रहता है और आखिर में उसका दम घुट जाता है। मीना बुरी तरह डर जाती है और भागकर पास के एक छोटे से कमरे में छिप जाती है। कुछ ही देर बाद फिर वही डरावना म्यूजिक बजने लगता है और सभी सिटीजन एक एक करके दोबारा गहरी नींद में चले जाते हैं। दा बुम मौका मिलते ही जुन ही को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि वह गेम के नियम नहीं तोड़ सकता। गेम को जल्दी खत्म करने के लिए दा बुम तुरंत जोंग वॉन के पास जाता है और कहता है कि आज रात ही बाकी बचे चारों सिटीजन को खत्म कर देते हैं। जोंग वॉन उसकी बात मान जाती है, लेकिन वह कहती है कि ली यून और जुन ही को वह खुद संभालेगी, जबकि बाकी लोगों को दा बुम मारेगा। इसके बाद दोनों मिलकर बेहोश ली यून को उठाकर फ्रीजर में ले जाते हैं। उनका प्लान उसे ठंड में जमा कर मारने का होता है। बाहर निकलने से पहले दा बुम चुपके से ली यून का फोन अपने पास रख लेता है, जबकि जोंग वॉन धीरे से फ्रीजर का टेम्परेचर और कम कर देती है। दूसरी
दूसरी तरफ दाबुम इन्फर्मरी में छिपे लड़के को ढूंढ निकालता है और उसे मार देता है। इसके बाद वह मीना को भी खत्म कर देता है। कुछ देर बाद उसके फोन पर जोंगवॉन का मैसेज आता है कि उसका काम भी पूरा हो चुका है। यह सुनकर दाबुम तुरंत ली यून का फोन चेक करता है, लेकिन वह देखकर चौंक जाता है कि फोन अभी भी चालू है। उसे याद आता है कि गेम में मरने वाले हर खिलाड़ी का फोन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, ली यून अभी भी जिंदा है। वह गुस्से में चाकू उठाता है और सीधे फ्रीजर की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते भर वह जोंगवॉन का मजाक उड़ाता है कि वह इतना आसान काम भी नहीं कर सकी। फ्रीजर में पहुंचकर वह जोंगवॉन पर हमला करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह चाकू चलाने की कोशिश करता है वह ऐसा नहीं कर पाता। तब उसे पता चलता है कि गेम का नियम माफिया खिलाड़ियों को एक दूसरे को मारने की इजाजत नहीं देता। इसी मौके का फायदा उठाकर जोंगवॉन उसकी आंखों में डिसइंफेक्टेंट अल्कोहल छिड़क देती है। दाबुम दर्द से तड़प उठता है। तभी जोंगवॉन जल्दी से टेम्परेचर कंट्रोल पैनल निकाल देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अपने आप को अंदर फंसा देखकर दाबुम पागल हो जाता है। गुस्से में वह जमीन पर पड़े शरीर पर बार बार चाकू मार देता है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वह ली यून नहीं है। जोंगवॉन ने पहले से ही पूरी चाल चल रखी थी। उसने असली ली यून को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया था और उसकी जगह किसी दूसरे शव को लिटाकर दाबुम को धोखा दिया। दाबुम के फ्रीजर में फंस जाने के बाद वह चुपचाप सो रही ली यून के पास जाती है और उसका फोन वापस उसके पास रख देती है। अगली सुबह ली यून की आंख खुलती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि रात में 2 सिटीजन मारे जा चुके हैं। उसे यह भी पता चलता है कि जोंगवॉन ने जोन ही को भी नहीं मारा। ली यून तुरंत जोंगवॉन के पास पहुंचती है और पूछती है कि उसने उसकी जान क्यों छोड़ी। अगर वह चाहती तो गेम बहुत पहले खत्म हो सकता था, लेकिन जोंगवॉन कोई जवाब नहीं देती। वह सिर्फ इतना कहती है कि पहले दोनों मिलकर दाबुम से निपटते हैं। उसी समय जुन ही उनकी पूरी बात सुन लेता है। अब उसे समझ आ जाता है कि दूसरा माफिया कोई और नहीं बल्कि जोंगवॉन ही है। लेकिन तभी एक और बुरी खबर मिलती है। दाबुम किसी तरह फ्रीजर से बाहर निकल चुका होता है। जोंगवॉन तुरंत उसके खिलाफ वोट डाल देती है और ली यून और जुन ही को सावधान रहने के लिए कहती है। जुन ही ली यून से कहता है कि वह कमरे से बाहर बिल्कुल न निकले। इतना कहकर वह खुद दाबुम को ढूंढने निकल जाता है। उधर ली यून अपना सामान समेट रही होती है। तभी उसकी नजर उस गिफ्ट पर पड़ती है जो कुछ दिन पहले जोंगवॉन ने उसे दिया था। वह उसे खोलती है तो अंदर एक यूएसबी ड्राइव निकलती है। वह उसे कंप्यूटर में लगाती है और उसी पल पूरी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। उसे पता चलता है कि जोंगवॉन का असली नाम सेयून है और पूरे गेम की असली क्रिएटर भी वही है। ली यून अभी इस बड़े सच से उबर भी नहीं पाती कि तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। उसी समय जून ही और जोंगवॉन दोनों के फोन पर एक मैसेज आता है। दोनों बिना देर किए भागते हुए रूफ टॉप पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि दाबुम ने ली यून को बंधक बना रखा है। इसके बाद वह जोंगवॉन को मजबूर करता है कि अगर वह ली यून की जान बचाना चाहती है तो उसे अपनी जान खुद लेनी होगी। जोंगवॉन बिल्कुल शांत रहती है और दाबुम से कहती है कि अगर वह डराकर उससे खुद की जान लेने पर मजबूर करेगा तो गेम उसे भी नियम तोड़ने की सजा देगा। दाबुम कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। तभी ली यून मौका देखकर उसकी बांह पर पूरी ताकत से काट लेती है और खुद को छुड़ा लेती है। उसी पल जुन ही दौड़कर दाबुम पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान दाबुम एक बड़ा पत्थर उठाकर जुन ही के सिर पर दे मारता है। इसके बाद वह चाकू निकालकर ली यून के पेट में घोंप देता है। ली यून बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन जुन ही हार नहीं मानता। दर्द सहते हुए भी वह आखिर में दाबुम को हरा देता है। ली यून की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वह मुश्किल से जोंगवॉन की तरफ देखती है और कहती है कि अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। वह उससे हाथ जोड़कर कहती है कि इस भयानक गेम को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की जान बचाने के लिए जोंगवॉन धीरे धीरे रूफटॉप के किनारे तक जाती है। तभी उसका शरीर कुछ बार अजीब तरह से चमकने लगता है और अगले ही पल वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। आखिरी माफिया के मरते ही गेम खत्म हो जाता है और सिटीजन की जीत हो जाती है। कुछ देर बाद ली यून अचानक अपनी आंखें खोलती है। वह खुद को एक अजीब मशीन से जुड़ा हुआ पाती है। उसके पूरे शरीर पर धातु के तार लगे होते हैं। जब वह आसपास देखती है तो उसके सभी क्लासमेट कुर्सियों पर बेहोश बैठे दिखाई देते हैं। तभी उसके सामने एक आदमी और एक औरत आते हैं। ली यून उन्हें देखते ही पहचान लेती है। वैसे यून के माता पिता होते हैं। अब पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। असल में उसी पति पत्नी ने पूरी क्लास का किडनैप किया था और सबको इस जानलेवा गेम में फंसा रखा था। इतना ही नहीं, सभी लोग इस गेम को कई दर्जन बार खेल चुके हैं और हर बार जीत सिर्फ जोंगवॉन की ही हुई है। लेकिन इस बार नतीजा पूरी तरह अलग निकलता है, जिसकी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। वे जानना चाहते हैं कि इस बार आखिर ऐसा क्या बदल गया। ली यून उनसे सवाल करती है कि वे आखिर सबको इतनी भयानक सजा क्यों दे रहे हैं। इस पर से यून की माँ ठंडे लहजे में कहती है कि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार वहाँ मौजूद हर इंसान है और हर किसी को इसकी कीमत चुकानी होगी। पहले कुछ लड़के लड़कियां लगातार से यून को परेशान करते रहे। उन्होंने उसका प्राइवेट वीडियो भी ऑनलाइन फैला दिया था। आखिर में वह सब सह नहीं पाई और
जीने की उम्मीद छोड़ बैठी। ली यून उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने भी कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, इसलिए उनकी नजर में वह भी उतनी ही दोषी है। इसी बीच से यून के पिता सिस्टम चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस बार ली यून इसलिए जीत सकी क्योंकि उसकी पुरानी यादें वापस आ गई थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि जोंग वॉन ने खुद अपनी जान देकर ली यून को बचाया। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी अब अपने क्लासमेट्स को माफ कर चुकी है और वह अब इस गेम को आगे नहीं चलाना चाहती। लेकिन से यून की माँ अब भी अपने गुस्से को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वह साफ कह देती है कि वह उन स्वार्थी स्टूडेंट्स को कभी माफ नहीं करेगी। यह सब देखने और सुनने के बाद ली यून फिर से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे लगता है कि शायद यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे एहसास होता है कि सारी घटनाएं फिर से बिल्कुल उसी तरह शुरू हो रही हैं जैसे पहले हुई थीं। इस बार बस एक फर्क होता है, जोंग वॉन बस की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी होती है और लगातार ली यून को घूर रही होती है। और यहीं से इस खतरनाक गेम का एक नया राउंड फिर से शुरू हो जाता है और यहीं पर नाइट हैज कम का सीजन 1 खत्म हो जाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर आपको यह पूरी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी और सीरीज एक्सप्लेन्ड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि इस सीरीज का सबसे चौंकाने वाला पल आपको कौन सा लगा। अब मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।